फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस यानी कि पहला पिलर जो है पूरे एक्सेल में, जिसको फंक्शंस और फॉर्मूले के ऊपर पकड़ बन जाए तो वो डेटा को जैसे चाहे वैसे रिपोर्टिंग या एनालिसिस के लिए यूज कर सकता है। ही कैन प्ले विद द डेटा। सो सबसे पहली बात है फंक्शंस। फंक्शंस को फिलहाल आपको समझने के लिए दो कैटेगरी में मैं बांट रहा हूँ। एक को बोलते हैं विदाउट रेफरेंस फंक्शन और दूसरे को बोलते हैं विथ रेफरेंस फंक्शन। विथ रेफरेंस फंक्शंस बहुत कम, लगभग जो लोग एक्सेल जानते भी हैं, जिनको 50% तक एक्सेल पता भी है, जो लोग 2-4 साल से एक्सेल पे काम भी करते हैं, इसके बावजूद भी इतना डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो फंक्शंस और पहले हम लोग फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस को मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। पहले को विदाउट रेफरेंस और दूसरे को विथ रेफरेंस। अब विथ रेफरेंस और विदाउट रेफरेंस का सबसे पहला एग्जांपल है कि जो डिफरेंस है वो है कि ये बहुत कम होते हैं और मेजरली हमारा जितना फॉर्मूला जो आगे बनाएंगे आप, मिक्सिंग होगी, वो सारे के सारे किस में जाएंगे? विथ वाले में ही जाएंगे। विदाउट वाले में बहुत कम होते हैं। तो क्यों नहीं हम सबसे पहले विदाउट वाले को फिनिश कर लें, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं और इतने कम हैं कि सिर्फ 6 ही फंक्शन है जो विदाउट रेफरेंस की कैटेगरी में आता है। और दूसरी क्या होता है कि जब आप बड़े फंक्शंस पढ़ेंगे, फॉर्मूले बनाएंगे, तो आपको लॉजिक लगानी पड़ेगी, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ याद रखना है कि अच्छा ऐसा करने से ऐसा होता है। ऐसे 6 फंक्शंस हैं। एक का नाम टुडे है, एक का नाम नाउ है, एक का नाम पाई है, एक का नाम रो है, एक का नाम कॉलम है और एक का नाम रैंड है। टुडे कहता है कि एक्सेल के किसी भी सेल में अगर आप इक्वल टू टुडे टाइप करते हो किसी भी सेल में और ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, देखो दो ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं डाला है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं विदाउट रेफरेंस। इसमें कोई आर्गुमेंट हम लोग या सिंटैक्स का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए इसको विदाउट रेफरेंस बोलते हैं। सो विदाउट रेफरेंस में इक्वल टू टुडे लिखने से आज की डेट आ जाती है, यानी करेंट डेट आ जाती है। वहीं पे अगर हम लोग नाउ यूज करेंगे तो नाउ का मतलब होता है डेट अलोंग विद द टाइम। डेट तो आएगा ही आएगा, प्लस टाइम भी आएगा। फिर आती है पाई की वैल्यू। देखो पाई क्या होता था, जैसे मैथमेटिक्स में 6th-7th क्लास में था पाई, एक डंडे के नीचे 2 डंडा, राइट। पाई जिसकी वैल्यू 22/7 22/7 होती थी, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। पाई मतलब 22/7, 22/7 मीन्स 3.14। सो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि टुडे से आज की यानी करंट डेट निकल आता है, नाउ से डेट अलोंग विद द टाइम, पाई से पाई की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 3.14। ऐसे बोलना है एक्सप्लेन करते समय। देखो जब हमने बेसिक बात करी थी तो मैंने बोला था कि 1 2 3 4 को हम लोग रोज बोलते हैं और ABCD को कॉलम्स बोलते हैं, लेकिन रो और कॉलम एक फंक्शन भी है हमारे लिए। लेकिन रो करता क्या है? रो कहता है कि जिस सेल में आप रो का फंक्शन लगा रहे हो उस सेल का रो नंबर हमें बताता है। क्या बताता है? उस सेल का रो नंबर हमें बताता है। और कॉलम फंक्शन कहता है कि उस सेल का कॉलम नंबर हमें बताता है। ठीक है, अगर 5 फंक्शंस को एक्सप्लेन करना रहे दोबारा तो देखो कोई आदमी ईमानदारी से 2-3 बार रिवाइज करना चाहे तो 1 घंटे में 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा टॉपिक। जैसे टुडे लिखने से, यानी कोई भी फंक्शंस और फॉर्मूला स्टार्ट विद द इक्वल साइन एंड देन वी हैव टू राइट टुडे। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर कैपिटल में लिखना है कि स्मॉल में लिखना है कि कैसे लिखना है? कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जैक्टली आप प्रॉपर में लिखो, लोअर में लिखो या अपर में लिखो, जैसे मर्जी वैसे लिखो, फंक्शंस काम करेंगे। टुडे लिखना, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, यू विल गेट द आंसर। तो टुडे से आज की क्या आ जाती है? डेट आ जाती है। उसके बाद आती है बारी नाउ की। नाउ डेट तो देता ही देता है, करंट टाइम भी देता है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ नाउ फंक्शन वी कैन गेट करंट डेट अलोंग विद द टाइम। ऐसे बोलेंगे कि नाउ से हमें डेट और टाइम दोनों मिल जाता है करंट। पाई से हमें पाई की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज 3.14। ऐसा बोल सकते हो, नहीं तो 22/7 की वैल्यू आ जाती है या पाई की वैल्यू आ जाती है।
रो कहता है कि जिस सेल में आप काम कर रहे हो या जिस सेल में आप फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उस सेल का रो नंबर हमें पता चल जाएगा। कॉलम कहता है कि उस सेल का हमें कॉलम नंबर पता चल जाएगा। यानी कि अगर मैं रो यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? 10 आना चाहिए। एग्जैक्टली अगर मैं कॉलम यहाँ पे लगा रहा हूँ सेम फंक्शन तो क्या आना चाहिए? 5 6 जो भी हो वो गिन के, क्योंकि यहाँ से गिनना शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिनना शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं तो रो हमें करंट सेल का या जिस सेल में हम लगाते हैं उस सेल का रो नंबर बताता है या कॉलम नंबर बताता है। अब क्या होता है कि जब आप लर्निंग फेज में होते हो तो आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है। डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास दो फंक्शन हैं। जिस काम के लिए दो फंक्शन को बनाया गया है उसका नाम है रैंडम डेटा क्रिएशन। यानी रैंडम डेटा बनाने के लिए आपके पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन है विदाउट रेफरेंस का जिसका नाम रैंड है और दूसरा है फंक्शन जिसका नाम है रैंड बिटवीन, बट ये विदाउट नहीं है। कहने का मतलब मैंने दो ब्लॉक दिए हैं आपको या दो रेंज आपको मैंने दी है। एक रेंज ये है दी है, एक रेंज ये दी है। मैंने आपको बोला कि इस डेटा में आप कुछ ऐसा करो जिससे कि 0 से 1 के बीच की कुछ डेसिमल वाली वैल्यू रैंडमली तैयार कर दो, जस्ट फॉर रफ वर्क प्रैक्टिस। आप एकदम से बहुत फास्ट टाइप शुरू कर दिए हो, जैसे देखो 0 पॉइंट फास्ट एकदम टाइप शुरू कर चुके हो, बट कितने भी फास्ट करोगे तो एटलीस्ट 15 मिनट लग जाएगा इसको करने में। तो मैं कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं करना है आज के बाद। कभी आपको रैंडम ही डेटा चाहिए तो इक्वल्स टू लिख के रैंड लिखो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करोगे तो आप वही चीज़ें करोगे। तो उसके लिए हम 15 मिनट क्यों करेंगे जब हम 15 सेकेंड में ये काम कर सकते हैं। फिर आती है कि अगर किसी ने बोला नहीं जी मेरे को तो 1 लाख से 10 लाख चाहिए, फिर से आप एक टाइप करना शुरू कर दिए 1 लाख से 10 लाख के बीच की वैल्यू, फिर से वही 10-15 मिनट आपका खराब होगा। उस जगह पे आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू रैंड बिटवीन यूज करोगे, बट ये विदाउट रेफरेंस नहीं है। एंटर करोगे तो एरर आ जाएगा। ये है विद रेफरेंस, क्योंकि विदाउट के खत्म हो गया 6 ही था। यहाँ पे आपको बॉटम और टॉप लिमिट आपको देनी पड़ेगी। जैसे आपने बोला कि हमें 1 लाख से लेके 10 लाख तक का चाहिए या 5 लाख तक का चाहिए, तो वो बॉटम लिमिट और टॉप लिमिट कॉमा कॉमा में डालना है। उसके बाद एक आंसर आएगा, फिर आपको 2-4 सेकेंड में ट्रैक करना है। तो आपका क्वेश्चन ये हो गया कि जब आपको होल नंबर का डेटा बनाना होता है तब हम रैंड बिटवीन का यूज करते हैं और इसमें लिमिट आप खुद सेट कर सकते हो, बट इसमें आपका नहीं चलता है। इसमें फिक्स है कि ये 0 से 1 के बीच में आएगा। यानी कि रैंडम डेसिमल में डेटा बनाने के लिए रैंड यूज करते हैं और अगर होल नंबर चाहिए तो रैंड बिटवीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों चूंकि फंक्शन है तो हमारे लिस्ट में रैंड तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि बेसिकली रैंड क्या करता है कि कभी हमें प्रैक्टिस के लिए कुछ रैंडम डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो हम रैंड का यूज करेंगे। जितनी मर्जी उतना लाखों करोड़ों डेटा आप मिनट और सेकेंड्स में तैयार कर सकते हो। एक तो रियल डेटा होता है, उसमें तो हम टाइप करेंगे एक एक करके तभी हो पाएगा। नहीं, कल आप लोगों को ग्रुप में बोला था कि नाम नंबर और ईमेल आईडी सब लोग डाल देने के लिए। सब लोगों को हमें से कुछ ही का एकाध का आया था शायद, 1 या 2 का। तो नहीं, एक शायद नहीं, पूजा ने तो दिया था। तो नाम नंबर और वो ठीक है, ईमेल आईडी ठीक है। तो नाम नंबर और ईमेल आईडी ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो हमने 6 फंक्शंस के बारे में देखा। 6 फंक्शन में किसी को कोई डाउट है? अब हम लोग जो भी कैटेगरी की बात कर रहे हैं, चाहे हम फॉर्मूले पढ़ें या फंक्शन पढ़ें, वो सब विद का होगा। है ना, बिना डेटा का बिना रेफरेंस का काम नहीं चलेगा। सबसे पहले रेफरेंस का मतलब समझ लीजिए। रेफरेंस का एक लोकल मतलब हम लोग समझ लेते हैं। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि मैं आपसे पूछता हूँ ईशा, आप मेरे को कैसे जानते हो? मैं सर हूँ, सर तो बाद में आया, पहले पैर आया होगा। मेरे को जानते कैसे हो? इंस्टीट्यूट के कारण। चलो अभी भी मैं वो नहीं पूछ रहा, मतलब इंस्टीट्यूट को या ट्रेनर को कैसे जानते हो? चलो आप रहने दो।
आप इंस्टीट्यूट को या मेरे को कैसे जानते हो, कैसे पता चला? गूगल किया, देखो ये हुआ सही आंसर। ये गूगल के थ्रू चाहे इंस्टीट्यूट को या मेरे को फाइंड करिए, सो रेफरेंस हो गया गूगल। ठीक है, आप कैसे जानते हो? सर मैं ना गूगल के थ्रू जानती हूँ ना, वैसे डेली इधर से मेट्रो से आना जाना है तो बोर्ड लगा हुआ बोर्ड है, लगा हुआ बोर्ड में पैसा लगा है? नहीं सर। नहीं, बोर्ड में मेरा तो पैसा लगा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ जी, समझ रहे हो बात को, कि मैंने सोच समझ के बोर्ड लगाया है, बोर्ड लगाया है सर। दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। ओके सर। यानी आपके केस में बोर्ड हमें बोर्ड। काम किया, यस सर। इनके केस में गूगल हमें काम किया। किसी के केस में ये भी हो सकता है कि सर मेरी फ्रेंड पढ़ी थी और उसने रिकमेंड किया, तो दैट इज रेफरेंस हो गया हमारा फ्रेंड। तो रेफरेंस समझ में, यानी कि आप मेरे से कैसे मिले, तो ये नहीं कि सर बाइक से मिली, ट्रेवल करके, ये सब नहीं कि सर आप मेरे सर हो इसलिए। भाई सर तो बाद में बने, मिले कैसे? तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। समझ में? सो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। तो जब हम एक दो पर्सन के बारे में रिलेशंस की बात करते हैं तो देयर इज ए रेफरेंस, उसमें हम कोई ना कोई तरीके से एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। उसी तरीके से जब हम एक्सेल के बारे में बात करेंगे रेफरेंस, तो रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई डेटा के बारे में आप बात कर रहे हो, या किसी डेट के बारे में बात कर रहे हो, या किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हो, या कोई टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हो, या कोई नंबर के बारे में बात कर रहे हो। कुछ लिखना नहीं है, कुछ नंबर के बारे में बात कर रहे हो, या कोई सिंबल के बारे में बात कर रहे हो। आप हो सकता है कि ब्लैंक सेल के बारे में बात कर रहे हो, नहीं, या हो सकता है कि किसी के पिन कोड के बारे में बात कर रहे हो, किसी का मोबाइल नंबर के बारे में बात कर रहे हो, तो समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। यानी जब हम एक्सेल में काम करना शुरू करते हैं तो हमें या तो एक डेटा की ज़रूरत पड़ेगी या एक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं। अब जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे रैंड बिटवीन के बारे में। अब रैंड बिटवीन तो आपने सीख भी लिया कि रैंड बिटवीन होता क्या है, टू क्रिएट रैंडम नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर, दो नंबर के बीच में। तो इस कैटेगरी में से कौन सा अप्लीकेबल हो रहा है? इस केस में नंबर हो रहा है ना, यस सर। तो हम बोल सकते हैं कि रेफरेंस मतलब कि कुछ ना कुछ तो डालोगे आप। वो विदाउट था, इसीलिए आप ऐसे करते थे वैसे करते थे और आंसर निकल आता था। ये नहीं निकलेगा, मतलब आज के बाद कभी नहीं निकलेगा। जो निकलना था निकल गया। अब जो भी चलेगा कोई ना कोई डेटा पे काम होगा, कोई ना कोई टेक्स्ट पे काम होगा। तो ये अब विथ रेफरेंस का मतलब अच्छे से समझ गए कि विथ रेफरेंस में हमें कोई सिंटेक्स देना होगा, कोई वैल्यूज देनी होगी, सो दैट वैल्यूज इज कॉल्ड रेफरेंस, नहीं, या सिंटेक्स। अच्छा, वो बताता भी है, नीचे लिखा हुआ है। बहुत हद तक बताता तो है, लेकिन समझ में नहीं आता इसका समझ सिंटेक्स। नहीं। लेकिन एक बार आप पढ़ लेते हो तो आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो। इसमें बोलता है बॉटम और टॉप, और बॉटम टॉप में हम क्या दें? तो बॉटम टॉप में चूंकि रैंड बिटवीन से हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं, तो बॉटम का मतलब होता है मिनिमम लिमिट और टॉप का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट। जैसे पिछले एग्जांपल मैंने 1 लाख से 10 लाख बनाया, Yes. बट मेरे को मान लो 10 से 100 ही चाहिए, तो 10 से 6 की ही लिमिट दिया, उसी में से कोई एक आंसर हमें मिलेगा। समझ में आया? बट एक प्रॉब्लम है, जो इसकी प्रॉब्लम है यही इसकी खासियत भी है, नहीं क्या सर? बता रहे हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर गौर से देखोगे तब प्रॉब्लम समझ में आएगा। ये एक ऐसा फंक्शन है, एक नहीं ये दोनों ऐसा फंक्शन है कि अगर इस सीट पे कुछ भी करोगे तो इसकी वैल्यू हर बार बदल जाती है। ये इसकी प्रॉब्लम है। ध्यान देंगे, मैं एक सेल आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। इसमें 6,81,000 है, इसमें 0.58 है ना, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पूजा। एंटर करते ही 6 से कहाँ पहुँच गए? 4 लाख पे, और ये 58 से 78 पे पहुँच गए। चलो, पूजा के बाद मैंने लिखा राखी। राखी लिखते ये तो और कम पे चली गई, 1,12,000 पे, और ये कम पे 0.27 पे। तो यही इसकी खासियत है, यही इसकी नेगेटिव भी है, नहीं? हमारे नज़र में जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हुए, मेरे रिलेटिव्स भी हैं, मेरे जानने वाले भी हैं, और आपके भी होंगे। आप गौर करना, जो मैं बात बहुत बारीकी की बात बता रहा हूँ, जो लोग अपंग होते हैं,
पैर से, हाथ से, कान से, नाक से, दे आर वेरी ब्रिलियंट। यस सर। पता है क्यों? कि आपके पास 2 पैर हैं, 2 हाथ है, घूम सकते हो नहीं, उसको तो बेचारे को कहीं घूमना नहीं है, तो जो टाइम बचा वो तो कहीं सही जगह पे अगर लगा दिया तब तो वो तो IAS IPS भी बन सकता है। मेरे नज़र में, मेरे फ्रेंड सर्किल में, मेरे क्लासमेट्स कई ऐसे थे जिसके पैर में प्रॉब्लम थी, पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का कान नहीं था, सब आज बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब पे थे। मतलब मैं ये बताने की कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब लोग अपना पैर कटवा के बैठ जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि भगवान ने किसी को कुछ नहीं देता है तो ऑप्शन दे देता है उसको, अगर उसको सही से यूटिलाइज करता है तो। और दूसरा, सरकार भी तो देती है। यस सर। आप 100 नंबर लाओगे तब जॉब लगेगा, वो 33 नंबर ले आएगा 100 में, तब भी पर उसको वही जॉब लग जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोग सर पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा खेल लेते हैं। पॉलिटिक्स करे ना करे, वो family बट में- ऐसे लोग दिमाग के नहीं, बहुत तेज हाँ, होते हैं, वही क्योंकि family में रहता है फालतू वो। चीजें करने का टाइम नहीं होता कि हाँ। गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, हाँ। बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड ही नहीं मिलेगी, हाँ। मिलेगी तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी, बाद में मिलेगी, बढ़िया जॉब वॉब मिल जाएगा तो ये सारे जो तिकरमबाजी वाला जो वेस्टेज टाइम होता है वो सारा उन लोगों को बच जाता है। तो मेरे जानने वाले जितने भी हैं, हमारे एक टीचर भी थे, वो पीठ से कुब्बड़ थे और एक पैर भी उनका कम था, उसके जैसा आज तक टीचर मैंने नहीं देखा। मतलब क्या होता है कि अपनी पूरी 100% एनर्जी एक ही जगह लग रहा है, वैसे क्या होता है थोड़ा परिवार पे लगा रहे हो, थोड़े गर्लफ्रेंड पे, थोड़े बॉयफ्रेंड पे, थोड़े इधर थोड़े उधर, बढ़ जाता है आपकी एनर्जी, तो थोड़ा सा पढ़ने के लिए मौका मिलता है। वो उसको जब पता, जिस दिन एहसास हो जाता है वैसे बंदे को कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ जॉब ले सकता हूँ, अगर उसके दिमाग में आ गया तो फिर समझ लो उस दिन से उसकी चल पड़ी, वो कभी लौट के नहीं आएगा। ऐसे मैंने कई लोगों को देखा। तो चलिए, अगर इसकी निगेटिव ये है कि कुछ भी लिखो तो बार बार बदल जाता है, कुछ डिलीट कर दो तो बदल जाता है, तो ये इसकी निगेटिव पहलू है। तो निगेटिव को पहले पॉजिटिव करने के लिए एक टॉपिक होता है, जिस टॉपिक को बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। क्या बोलते हैं? पेस्ट स्पेशल। कहता है कि अगर आपके पास ऐसी वैल्यू है, जैसे मान लो फिलहाल मैं कॉपी करके इस सीट पे रख लेता हूँ समझने के लिए कि देखो कुछ भी लिख रहे हैं तो बदल रहा है ना, बट इसको हमें फिक्स करना है, जो इसकी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको हमें ठीक करना है, क्योंकि मैंने बोला कि इससे हम रैंडम डेटा तैयार करते, तो चलो जी हमने तो तैयार कर लिए, बट बार बार बदलना तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसके लिए क्या करते हो, पेस्ट स्पेशल का यूज करते हो। पेस्ट स्पेशल के लिए कुछ स्टेप होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको देखो रिकॉर्डिंग मोड में वीडियो चल रहा है तो वीडियो भी मिलेगा, क्लास में आप कंसंट्रेट होके देख रहे हो तो कई बार क्लास से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, वीडियो तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये कहता है कि अगर आपने रैंडम डेटा है आपके पास, तो रैंडम कैसे बनता है ये तो आपको पता है। अब हम रैंड बिटवीन और रैंड में नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी डेटा हो या रैंडम डेटा हो तो सबसे पहले डेटा को क्या करो, सेलेक्ट करो, फिर कहता है कॉपी करो, Ctrl+C से भी कॉपी होता है, या देखो ये बटन जो है कॉपी का बटन। फिर कहता है कि राइट क्लिक करो, कर लिया राइट क्लिक, फिर बोलता है पेस्ट स्पेशल मिलेगा, मिल गया, फिर बोलता है वैल्यू ढूंढो, ढूंढ लिया, फिर बोलता है ओके करो, जो जैसे जैसे बोला कर दिया। देखिए ये डेटा फ्रीज हो गया, फिक्स हो गया, यानी बार बार बदलने वाला टेंशन तो खत्म हो गया ना। यानी कि रैंडम डेटा से रैंडमली डेटा क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि ये बार बार ना बदले तो फ्रीज कर लो, पेस्ट स्पेशल करके उसको फिक्स कर लो। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा, बार बार बदलने का सबसे बड़ा फायदे का नाम है, इसका नाम तो सब लोग सुने हो ना, दुनिया की जितनी इंडस्ट्री है, जितनी जो बैंक हो, फाइनेंशियल हो, ईमेल हो, जहाँ पे भी OTP वन टाइम पासवर्ड का नाम सुनो वो इसी से क्रिएट किया जाता है बैकएंड में। जैसे मान लो कि आपने मेरे को 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए, अगर आपने डबल सिक्योरिटी लगा रखी होगी पेटीएम में या फ़ोनपे में या अपने मोबाइल ट्रांजेक्शन में, तो सबसे पहले एक OTP जाएगा आपको 413867, आप उसको कंफर्म करोगे तभी यह ट्रांजैक्शन सक्सेस होगा। चलो सक्सेस हो गया, फिर आपको 5,000 किसी और को भेजना है तो ये OTP काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका नाम है वन टाइम पासवर्ड, ये एक ही बार के लिए वैलिड है, एक ट्रांजेक्शन। इससे क्या हुआ कि IT इंडस्ट्री को बड़ी फ़ायदा हुआ कि जितने भी फ्रॉड्स थे, टेक्निकली फ्रॉड
99% कम हो गया OTP के कॉन्सेप्ट को जिसने भी अपने ऐप में इम्प्लीमेंट करवाया। और आपको मैं बता दूं, जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं उसके बैकएंड में सब में ये फंक्शंस यूज होते हैं। तो जहां हम रैंड बिटवीन से रेंडमली डेटा अपनी प्रैक्टिस के लिए बनाते हैं और वो बार बार बदलता है, तो उसको तो फ्रिज करके फिक्स कर ही सकते हैं। प्लस फ़ायदा क्या मिला हमें कि पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा मिला कि OTP का कॉन्सेप्ट मिला इस फंक्शन से। क्लियर है? तो फिलहाल हम लोग फंक्शन में थे, तो रैंड बिटवीन तो बहुत अच्छे तरीके से समझ गए कि क्या होता है। अब आते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शन हम 10 करने वाले हैं, अभी ध्यान देंगे, जो एक डेटा, अभी देखिए मैंने एक एग्जांपल नंबर के ऊपर लिया, अब मैं एक डेटा के ऊपर ले रहा हूँ। मैं बहुत छोटा सा, डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं, मैंने एक डेटा बनाया नेम, और इसमें मैंने लिखा 5 नाम लिख लिए। मैंने नाम में ब्रजेश लिख लिया, आनंद लिख लिया, पूजा लिख लिया, राखी रख लिया, और आज हमारी बीच नहीं है, हमारी क्या नाम था, काजल, काजल नहीं है, फिर भी उनका भी नाम लिख लिया, और आप हैं निधि, किसी का नाम छोटा तो नहीं है, ईशा, ईशा, यस। मान लो कि ये मेरे स्टूडेंट हैं, या हमारे पास एक डेटा है स्टूडेंट वाइज, मैंने टेस्ट लिया था कोई, इसके कुछ मार्क्स आए हमने। एक तो तरीका है जब रियल में हम काम कर रहे होंगे, समझेंगे बात को, रियल रियल बार बार बोल रहा हूँ, कि जब रियल में टेस्ट लिया होगा तो ब्रजेश ने जो भी स्कोर किया होगा वो लिखेंगे, पूजा ने जो स्कोर किया होगा वो लिखेंगे, काजल ने जो स्कोर किया होगा वो लिखेंगे। लेकिन अगर मेरे को तत्काल एक रैंडम डेटा बनाना है, प्रैक्टिस के लिए बनाना है, तो मैं इतना क्यों लिखूंगा, मैं लिखूंगा रैंड बिटवीन, और मान लो कि मैं मिनिमम चाहता हूं कि किसी को 50 और मैक्सिमम 100 के बीच में कोई डेटा भर जाए, तो यहाँ से देखेंगे ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो कुछ ना कुछ डेटा भर गया, कॉपी पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू करके फिक्स भी कर दिया। मैंने अपने मन से तो अपना नंबर सबसे ज़्यादा नहीं दिया ना, वो तो आ गया, संजोग था, नहीं, वो तो संजोग से आ गया मेरे नाम से सबसे ज़्यादा नंबर, बट किसी का भी ज़्यादा कम हो सकता है क्योंकि रैंड बिटवीन फंक्शन से ये आया, लेकिन फ्रिज कर दिया हमने तो ये फिक्स हो गया, ये बार बार अब बदलेगा नहीं तो ये बदलता रहता। नहीं तो कैसा दिखता, ये देखिए, वो भी दिखा देता हूँ कैसा दिखता। मैंने लिया था 50 से 100, देखो ऐसा था, देखो आनंद को 100 में 100, पूजा को 87 और काजल को 9। हम एकदम मिठाई बांट रहे हैं और जब तक मैं कुछ लिखा तब तक में 30 नंबर कम हो गया, नहीं, क्योंकि ये तो रैंड बिटवीन, ये बदलता रहेगा, कुछ भी जब एक्शन लोगे तो ये बदलता रहेगा, तो इसी को तो हमने फ्रिज कर दिया था। तो फिलहाल आपकी रैंड बिटवीन और पेस्ट स्पेशल भी साथ में क्लियर हो गया। अब आ जाती है बारी कि एक डेटा मान लो है हमारे पास, मैं डेटा और कम भी कर देता हूँ, ये डेटा और कम कर दिया, डेटा 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं। कोई फंक्शन आप सीखते हो तो 5 पे वही काम करता है, 50 लाख पे भी वही काम करता है। तो मैं फिलहाल 10 फंक्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सेम डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ नीचे, मतलब एक ही डेटा है हमारा, 5 फंक्शन मैं इस पे करवाता हूँ, 5 फंक्शन मैं इस पे करवाता हूँ। ये 5 फंक्शन में पहला 5 फंक्शन बहुत कॉमन है मार्केट के अंदर, जिसकी रोज़ यूजेस पड़ेगी अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, जैसे सम करना, मैक्स निकालना, मीन निकालना, एवरेज निकालना और एक प्रोडक्ट निकालना। ये देखो 5 ऐसे फंक्शन हैं जो किसी को भी कंपनी में हो तो बिना इसके बिना तो काम चलेगा है नहीं। कहते हैं कि सारे बच्चे जितने मार्क्स लाए हैं जोड़ दो, तो सम लगाओगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो आंसर आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये विदाउट रेफरेंस नहीं है, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि भाई किसको सम करना है। तो मैंने बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेता है, क्योंकि सम किस पे काम करता है, नंबर पे। तो इस रेंज, भले हमने पूरी रेंज चाहते तो मैं यहाँ से लेके इतना ही सेलेक्ट करता, बट जान के मैंने पूरा रेंज सेलेक्ट किया है, पूरा डेटा सेलेक्ट किया है, इसके बावजूद भी ये सम किसका करेगा, 73, 76, 75, 89 और 50 का ही ये सम है। मैंने पूछा सबसे ज़्यादा मार्क्स किसको है, तो
तो मैक्स। अब कंपनी में क्या होगा, सबसे ज़्यादा सेल्स किसकी है, सबसे कम सैलरी किसकी है, सबसे ज़्यादा किसकी सैलरी है। अब सैलरी का मान लो 2 लाख लोगों का डेटा है, अब पता कर लो कि सबसे ज़्यादा सेल किसने करे, टोटल सेल्स कितने हुए, मतलब सम, मिनिमम सेल्स कितने हुए। तो क्या लगता है कि इसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते हो। तो सम मतलब ओवरऑल जोड़ना, मैक्स मतलब विद इन द रेंज मैक्सिमम वैल्यू, मिन का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू लोएस्ट वैल्यू, एवरेज का मतलब होता है एवरेज निकालना। एवरेज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट में 70 आ गया आपको, एक में 60 आ गया और एक में 50 आ गया, तो एवरेज क्या हुआ, 60 हुआ ना। एक सब्जेक्ट में 10 नंबर ज़्यादा आया 60 से, एक में 60 से कम आएगा, तो एवरेज 60 हो गया। तो तीनों का जोड़ डिवाइडेड बाई 3 जो होता है ना वो एवरेज होता है। तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट हैं हमारे, तो पाँचों का जोड़ डिवाइडेड बाई 5, ये तो मैथमेटिक्स कहता है, बट एवरेज में वो सब नहीं, खाली एवरेज लगा दो वो खुद करेगा। एग्जाम्पल के लिए दिखा दो, देखो पाँचों का जोड़ यहाँ पे है, डिवाइडेड बाई 5 लोग हैं, तो आप लोगों ने मिलके एवरेज सेल क्या करी है, एवरेज मास क्या किया है, वही 72 क्या है। तो हम ये सब क्यों करें, जब हमें एवरेज एक डेटा में से एवरेज वैल्यू निकाल के दे देता है। फिर से देख लीजिए, सम कहता है कि विद इन द डेटा जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं उसका सम दे देता है। मैक्स कहता है कि विद इन द रेंज यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू आपको मिल जाता है। नहीं, मिन क्या कहता है, यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू, जो लोएस्ट वैल्यू होती है वो मिल जाता है। एवरेज कहता है कि जितने भी वैल्यू आपने टाइप करे हैं या जो डेटा में न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका आपका एवरेज मिल जाता है। प्रोडक्ट मतलब गुना होता है, गुना मल्टीप्लिकेशन। इसमें से अगर इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब 73 इंटू 76 इंटू, ऐसा यूज थोड़ा कम यूज होता है, देखो ये वाला यूज थोड़ा कम होगा, लेकिन ये 4 का यूज रोज होता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है तो आप 100 बार पूछोगे 100 बार बताएंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। अब 200 बार देख लो, 100 बार हमसे क्यों पूछ के मेरा टाइम खराब करोगे, नहीं। 200 बार देख लो, आप 5000 बार देख लो, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी वीडियो देख के ही शहीद होना, नहीं, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ वो तो आपके साथ जाएगा। इसलिए कोई ये बोल दे कि मैं प्रैक्टिस के लिए रेडी हूँ तो उसको कोई नहीं रोक सकता है बेस्ट बनने से। एवरेज में तो सब लोग, या एवरेज पुअर स्टूडेंट तो कोई भी बन सकता है। पुअर बनने के लिए कुछ मेहनत करना है, आज से पढ़ाई बंद कर दो, आपको अपने आप एक टैग लग जाएगा कि कुछ नहीं करना। लेकिन अच्छा बनने के लिए आपको टैग लगाना पड़ता है। अब आइए 5 फंक्शन और हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे। एक का नाम काउंट है, दूसरे का नाम काउंट ए है, तीसरे का नाम काउंट ब्लैंक है, चौथे का नाम रोज है और पांचवें का नाम कॉलम्स है। जितना ये इजीली आ रहा है ना दिमाग में, इतने इजी से निकल भी जाएगा। आपको विश्वास नहीं है तो ईशा से पूछ लो, ये एक बार ये पढ़ चुकी है सारी चीज़ें, क्योंकि जितने आसानी से ये आते हैं उतने ये प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आज क्लास भी है तो 24 घंटे के अंदर ज़रूर 1 घंटे आधे घंटे टाइम दो। अगर हो सके तो क्लास के इमीडिएट बाद दो, ये सबसे गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि सब चीज़ तरोताज़ा होता है। अब 3-4 दिन के बाद सोचेंगे कि चलो सर ने बोला है तो कर लेते हैं, नहीं, तब तो वो अपना रिएक्शन दिखाना शुरू कर देगा। ये ह्यूमन ब्रेन होता है, जो हमारा साइंस कहता है कि अगर किसी चीज़ को आपने स्टडी करी है, उसकी रिवीजन 24 घंटे के अंदर हो तो आप 80 to 90% चीज़ों को रिकॉल करते हो। इसी चीज़ को एक सप्ताह के बाद करोगे तो 20-25% रहेगा। 1 महीने के बाद आप सोचोगे कि आज ख़त्म कर देते हैं सर का कोर्स, तब हम आराम से अमावस्या के दिन लालटेन जलाएंगे और एकदम डिम लाइट में जैसे लोग डिनर करते हैं आप पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो पूरा कंसंट्रेशन बनेगा और एकदम से ब्रिलियंट हो जाएंगे। तो गलतफहमी दूर कर लो, उस दिन तक कुछ भी नहीं बचेगा, खाली लाइट कैंडल और सामने कुछ ब्रेकफास्ट नज़र आएंगे। काउंट ए काउंट ब्लैंक कुछ भी नहीं रहेगा, ब्लैंक ही ब्लैंक नज़र आएगा। इसलिए हमेशा से प्रैक्टिस साथ होना चाहिए। और प्रैक्टिस का एक रूल और बता देता हूँ कि प्रैक्टिस हमेशा मिक्स करके करो। जैसे अभी तो चलो पहला ही दिन है, मान लो 5 दिन निकल गया और आपको 2 घंटे पढ़ने का आप सोचे तो 1 घंटा करेंट चैप्टर पे दो,
और 1 घंटा पिछले वाले चैप्टर पे दो, ताकि बैलेंस बना रहेगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन वी लुकअप चल रहा है एकदम एक्सेलेंट जवाब पे जवाब दिए जा रहे हैं और इंटरव्यू में वी लुकअप तो 10 दिन पहले पढ़ा था, तब तो भाई कोर्स खत्म होने के पहले दिन आपको जॉब चाहिए उस हिसाब से नहीं। ऐसा तो होता नहीं है ना, कोर्स खत्म होता है फिर आप देना शुरू करते हो इंटरव्यूज, उसके बाद सिलेक्शन होता है। उस समय बोलोगे कि मैंने तो 15 दिन पहले पढ़ा था, वी लुकअप सब खत्म, और जब क्लास में पूछता हूँ तो जवाब देते हैं। तो उसका रीजन ये होता है कि आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है पढ़ने की। पढ़ने की स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आप मिनिमम 2 घंटे भी टाइम देते हो, 1 घंटा करंट चैप्टर पे दो, 1 घंटा जो पीछे पढ़े हो, चाहे वर्ड पढ़े हो, एक्सेल पढ़े हो, पावर पॉइंट पढ़े हो, हिस्ट्री पढ़े हो, जब कुछ तो करो उसको दो। 1 घंटे से ज़्यादा देने की जरूरत ही नहीं है रोज करेंट वाले की। अब आती है इस 5 फंक्शंस के बारे में हम लोग थोड़ा जिक्र करते हैं। देखिए काउंट का मतलब होता है कि अगर हम काउंट फंक्शन लगाते हैं विद इन द रेंज, देखिए मैं पूरी रेंज की बात कर रहा हूँ या डेटा की बात कर रहा हूँ, इस डेटा में अगर मैं काउंट करके एंटर मारता हूँ तो 5 आंसर आया। अंदाज से बता सकते हो कि क्या दिया ये? सर ये जो ये 5 नाम है और 5 नंबर है। नहीं, सिर्फ जो 5 सेल है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके बारे में बता रहा है। अगर मैं काजल को यहाँ से, चलो काजल को छोड़ के मैं राखी को डिलीट कर देता हूँ, काजल तो बेचारी है भी नहीं, काजल को रहने दिया और एक को मैंने डिलीट कर दिया, इस पर कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन निधि के नंबर को डिलीट कर देंगे तो फर्क पड़ेगा। इधर कुछ भी करोगे ना इस 5 सेल के अंदर तो फर्क पड़ेगा। तो काउंट कहता है कि जो रेंज आपने ली है, जो रेंज आपने सेलेक्ट करी है, उस रेंज में ऐसे कितने सेल हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, नंबर्स है। ठीक है, काउंट ए मतलब ऑल, ऐसे याद रख सकते हो, ए मतलब ऑल, कि इस रेंज के अंदर ऐसे कितने सेल हैं, है ना, ऐसे कितने सेल हैं जिसमें नंबर भी है और टेक्स्ट भी है, लेकिन ब्लैंक को छोड़ के। क्या बोलेंगे? ऑल एक्सेप्ट ब्लैंक। मैंने ऑल बोला है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई एब्सेंट हो गया तो हमने एब्सेंट लिख दिया तो उसको काउंट नहीं करेगा, उसको भी साउंड। यहाँ पे मैं पता ही नहीं था, मैंने व्हाइट का साइन लगा के छोड़ दिया तो भी काउंट करेगा, लेकिन ब्लैंक नहीं होने चाहिए। तो ये ऑल सबको काउंट कर लेता है, ब्लैंक को छोड़ के। तीसरा होता है जो स्पेशली बना है, ब्लैंक। काउंट ब्लैंक इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक। एक रेंज में ऐसे कितने सेल हैं जो ब्लैंक है। फिलहाल क्या आंसर आएगा? 1। अगर एक और कर दिया तो 2, एक और कर दिया तो 3। समझ में आया? सो काउंट का मतलब होता है एक रेंज में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करना। काउंट ए सबको करता है, चाहे वो नंबर हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे सिंबल हो। काउंट ब्लैंक कहता है कि सिर्फ उस रेंज में ब्लैंक सेल को ही काउंट करता है। अच्छा, कुछ लोग ब्लैंक और स्पेस में फ़र्क नहीं पता होता है। देखो यहाँ पे स्पेस डाल देंगे तो आपको लगेगा कि ये ब्लैंक है, बट ये ब्लैंक नहीं है, इसमें स्पेस है। स्पेस एक ऐसा कैरेक्टर है जो इनविजिबल होता है, तो इसका मतलब है ऐसा नहीं कि ये खाली है, खाली नहीं होता। ब्लैंक का मतलब ये हुआ खाली, ये खाली नहीं है। ठीक है, तो ब्लैंक और स्पेस में फ़र्क होता है। स्पेस एक वैल्यू है, ब्लैंक कुछ नहीं है। तो समझ में आ रहा है? दिखने में आप मैनुअल गिनोगे तो 1 2 3 4 ब्लैंक नज़र आएगा जब 3 है, लेकिन ये स्पेस है, इसमें स्पेस पड़ा हुआ है। स्पेस नहीं, स्पेस को कैसे लिखा जाता है? जब विजुअल करवाना होता है तो लिखा जाता है डबल कोटेशन के अंदर। ये 2 कोटेशन के बीच में जो देख रहे हो जगह, इसको स्पेस बोलते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसके बारे में यूज करना सीखेंगे। फिलहाल स्पेस को कैसे हम बताएंगे? स्पेस तो ऐसा हो गया, ये स्पेस डाल दें, इसको कैसे बताएंगे? तो इसको बताना होता है डबल कोटेशन के अंदर ये स्पेस, इसका मतलब आप स्पेस बोल रहे हो कि ये स्पेस। ठीक है, ब्लैंक तो ब्लैंक ही होता है। अब आता है रोज। एक पढ़ा था रो, अब पढ़े हैं रोज।
रो का मतलब होता है कि जिस सेल में काम कर रहे हो उसी सेल का रो नंबर बताता है, जिस कॉलम में काम कर रहे हो, जिस सेल में काम कर रहे हो उस सेल का कॉलम नंबर बताता है। बट ये वो नहीं है, ये कहता है कि जो डेटा आपने सेलेक्ट करा है इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो रोज का मतलब होता है कि कल के डेट में जब बड़े बड़े डेटा पे काम करोगे तो गिनने थोड़ी ना बैठोगे, ऐसे सेलेक्ट कर देना, एंटर कर देना, पता चल जाएगा कि कितना डेटा है। आज हम छोटे डेटा पे काम कर रहे हैं, कल के डेट में 5,000 10,000 20,000 50,000 डेटा पे काम करोगे तो गिनने थोड़ी ना बैठोगे। इक्वल टू रोज लगाए और पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना डेटा। सेम उसी तरह से कॉलम्स, इस डेटा में कितनी हेडिंग्स है, कितने कॉलम में डेटा फैला हुआ है। सो दिस इज जस्ट टू, क्योंकि जस्ट नेम और मार्क्स। तो रोज और कॉलम्स, रो और कॉलम से कैसे डिफरेंट होता है ये पता चला। लेकिन इसके साथ आप पता है कि आपने कितने फंक्शंस कर लिए, 17। 10 ही क्यों, 6। पहले पीछे क्या होता है, आज ही तो पढ़ा। अब ऐसे ही तो बोलोगे 15 दिन के बाद मैंने 6 पढ़ लिए, पता चला बाकी जो 70 पढ़ाए थे उसको तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा नहीं। इसीलिए अभी तक हमने 17 कर लिए और आज का टारगेट है 20। वो 3 फंक्शन जो 3 सेकेंड में आप समझ जाएंगे और ये बहुत आसान है। एक का नाम है अपर, लोअर और प्रॉपर। ये स्पेशली टेक्स्ट पे चलता है। मान लो कि मैंने एक नाम लिखा है मिस पूजा बलहारा, उसके बाद मिस ईशा, क्या लिखते हो ईशा, BHAVE, ठीक है। एक और लिख देते हैं डॉक्टर ब्रजेश आनंद। कैसा लग रहा है ये सब? इसके स्पेल में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है कि जब रियल टाइम में आप काम करेंगे, कल के डेट में जॉब करेंगे, ऐसी डेटा आ जाती है हमारे पास। क्योंकि आप जो ज्वाइन करोगे एज ए डेटा एनालिस्ट ज्वाइन करोगे, मतलब आपकी प्रोफाइल यहाँ पे होती है। ऐसा भी नहीं है कि डेटा साइंटिस्ट हो, मतलब यहाँ पे हो। और जो आपके नीचे जो होता है ना, जो जिसको बोलते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, उस बेचारे को तो टाइपिंग के अलावा कुछ नहीं आती। अब जल्दीबाजी में 50,000 डेटा में से 5-10 नाम ऐसे भी टाइप हो जाते हैं गलती से, बट उसको मिलता है 8,000 और आपको मिलता है 40,000। तो बॉस को यही चिपकाओगे थोड़ी ना कि सर इसने इतना स्कोर किया है या इतना सेल्स किया। नहीं, आपको तो ठीक करना पड़ेगा ना उस डेटा को। सो वही है कि ऐसे डेटा को कहते हैं कि अपर का मतलब होता है अगर किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो अपर, तो ये क्या करता है कि सारे के सारे लेटर को क्या करता है, अपर में। और अगर मान लो ऐसा 3 लाख डेटा है तो खींच दो नीचे तक, सारे नाम कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है लोअर। लोअर का मतलब होता है स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना। मैंने एक पूजा का कर दिया और बाकी खींच देंगे तो सारे के सारे लेटर्स, हर एक नाम का हर एक लेटर लोअर केस में, और एक जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसको हम लोग प्रॉपर बोलते हैं। प्रॉपर में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, सबसे ज़्यादा जो हम लोग अपना नाम लिखते हैं फॉर्म वगैरह में भी, या तो कैपिटल लिखते हैं नहीं तो प्रॉपरली लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं। प्रॉपर का मतलब होता है फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड कैपिटल। एक और फंक्शन पढ़ लो, 21 हो जाएगा शुभ शुभ नहीं, उसको बोलते हैं लेन। लेन का मतलब होता है कि इनके नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं। इक्वल्स टू लेन करेंगे तो बताएगा कि पूजा के नाम में 18 कैरेक्टर हैं, ईशा के नाम में 13 कैरेक्टर और ब्रजेश के नाम में 17 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। सबसे आसान ईशा वाला है, यही जोड़ लेते हैं। मिस का 2, ईशा का 4, 6 और भावे में 5, 6 5 11 और 2 स्पेस 13 हो गया। इस तरह से इसको भी, तो लेन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस।
सर बस आज के लिए। हाँ आज के लिए बहुत है, बट कल हर एक का जवाब मेरे को चाहिए ऑन टंग। ऐसा नहीं कि सर टाइम नहीं मिला,